हर परिवार एक घर में हमसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। रियल एस्टेट को एक बेहतरीन अतिरिक्त आय यानी पैसिव इनकम बनाने का माध्यम भी माना जाता है। आइए आज चर्चा करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन सभी के लिए आप रियल एस्टेट में कैसे निवेश करें, खासकर एक रेगुलर मंथली या रेगुलर इनकम के लिए। प्रदीप अग्रवाल, सीएमडी सिग्नेचर ग्लोबल, जो एनसीआर के एक ट्रस्टेड और जाने माने डेवलपर हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। और गुलाम जिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक, भी हमारी चर्चा में शामिल होंगे। गुलाम, आपका स्वागत है। प्रदीप जी, बहुत से फाइनेंशियल प्लानर्स का ये मानना है कि एक घर रहने के लिए और एक किराए पर देने के लिए जरूरी है, खासकर जब आप 45-50 क्रॉस कर चुके हैं और रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या सिग्निफिकेंस है इस दौर में इस एडवाइस का? मनीषा जी, सबसे पहले इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करें तो उनके अंदर सबसे पहले अपने फर्स्ट घर की प्लानिंग करें, क्योंकि जो भी हम घर लेते हैं वो हमारी फाइनेंशियल और साइकोलॉजी एक कहीं ना कहीं वो उन दोनों एस्पेक्ट के ऊपर हमें बेनिफिट देता है। क्योंकि आज जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अंदर अपने एक घर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम घर को इनकम के तौर पे देखें तो ये भी एक इनकम का अच्छा माध्यम है। इवन ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जो रेजिडेंशियल की इनकम है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में कम आती है। अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग्स लेते हैं, कमर्शियल स्पेस लेते हैं, तो उसके अंदर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आपका बेहतर आता है। लेकिन जब हम बात घरों की करें तो लोग इजी होते हैं किसी घर के अंदर इन्वेस्ट करने में, क्योंकि जब आप कमर्शियल प्रोजेक्ट में या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तो साइज ऑफ को बहुत इशू रहता है, मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके साथ हो सकता है। दूसरा, अगर आप होम लोन की बात करें तो जब आप किसी घर के लिए होम लोन लेना चाहें तो उसको लेना बहुत इजी है, लेकिन जब आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर वो लोन लेना चाहते हैं तो वो इतना इजी नहीं है। दूसरा, आपके माध्यम से एक चीज मैं जरूर कहूंगा अपने दर्शकों को कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी का वो होम लोन लेकर अगर वो रेंट पर लगाना चाहते हैं तो वो अपने पूरे जो भी उनका एक रिटायरमेंट का प्लान है वहां तक उसको जरूर चेक करें। अगर वो कहीं रिटायरमेंट के आसपास हैं तो मुझे लगता है शायद ये रिस्क लेना उनके लिए, मैं इस तरफ नहीं हूंगा कि वो इस रिस्क को लें कि किसी प्रॉपर्टी को बाय करके वो उसे होम लोन देकर और होम लोन लेकर और रेंट पर लगाएं। वो मेरी तरफ से उनको सजेशन नहीं। तो आपका मानना है कि अगर आप सेकंड होम चाहते हैं पैसिव इनकम के लिए तो आप मे बी आप अर्ली 40s में ले लें ताकि इनफ टाइम हो आपका होम लोन रीपेमेंट का। गुलाम, आपका क्या मानना है? पैसिव इनकम के लिए, मंथली रेंट के लिए दूसरा घर खरीदना चाहिए? क्योंकि इस समय जैसे 3-4 साल पहले सबने पूछना बंद कर दिया था, लेकिन अभी लास्ट 6 महीने में लोगों ने फिर से चर्चा शुरू कर दी है कि हम एक सेकेंड होम ले सकते हैं, खासकर क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है और रेंटल्स जो है इन्फ्लेशन के साथ ही बढ़ते हैं। रेंटल इनकम खास तौर से रेसिडेंशियल पर ये एक सवालिया निशान, और ये चर्चा तो शायद काफी समय तक चलती रहेगी, क्योंकि ग्लोबली भी अगर 2 या 3% रेंटल रिटर्न आपका मिल रहा हो तो ये कोई बहुत अच्छा काबिल जिक्र इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। उसके अलावा जो दूसरी काफी सारी समस्याएं रेंटल हाउसिंग के साथ जुड़ी रही हैं, उनमें सबसे ऊंचा आता था लीगल स्टेटस का, कि अगर किराएदार फैल जाए, खाली ना करे, तो मकान मालिक के लिए कितनी दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। पिछले चंद सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स आए हैं, रेंटल हाउसिंग पर फोकस बढ़ा है, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो मुल्क है ये एक बहुत ही अपवर्डली मोबाइल मुल्क है, जहां पर तरक्की के साधन खुल रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, नए शहर बन रहे हैं, तो लोगों का मूवमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। और जो एक वो तबका है जो मूवमेंट पे लगा रहता है, उनके लिए हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग के सिवा शायद कोई और माध्यम नहीं बचता। तो ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर काफी फोकस है रेंटल हाउसिंग पर। तो उसके चलते ये जो एक ये मसला था जो टेनेंट से उलझने का, वो काफी हद तक सुलझ गया है। तो जो एक रेंटल रिस्क था वो काफी क्लियर हुआ है। उसके कारण आई वुड से आज भी एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि अगर अपने सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के साथ साथ
आप एक मकान भी खरीदें, क्योंकि एक वक्त आएगा आज से शायद 10, 15, 20 साल बाद जब आप रिटायरमेंट के करीब होंगे तो आपका जहन ज्यादा इस एवेन्यू पर होगा जहां पर रिस्क कम हो और रिटर्न ठीक ठाक हो। तो शुरू में जब आप अर्निंग लाइफ में एंटर करते हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो उस समय शायद आप स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार की तरफ ज्यादा रुझान आपका हो। लेकिन उम्र के उस हिस्से में आखिरी पड़ाव की तरफ यू वुड वांट रिस्क फ्री इनकम जो है वो बेहतर होता है, और उसमें हाउसिंग मेरे विचार में एक ऐसा बेहतरीन माध्यम है कि जिसमें आप एक रिस्क फ्री रिटर्न के लिए पोस्ट रिटायरमेंट के लिए आप बिल्कुल निवेश कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने ये देखा है प्रदीप जी, जो मेरे पेरेंट्स के जनरेशन में लोग हैं उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया है और आज वो मतलब काफ़ी सुकून से रहते हैं कि एक घर उनका अपना है और एक रेंटल इनकम के लिए भी घर से उनको इनकम आ रही है। वो उनके लिए एक जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। लेकिन कमर्शियल की बात आपने की कि कमर्शियल की तरफ उतना मत जाइए, लेकिन रीट्स जैसा प्रोडक्ट एक अब मार्केट में भी आ गया है और आप तो स्टॉक मार्केट कर चुके हैं सर बहुत सालों तक, तो आप उस तरफ से हमें बताइए कि स्टॉक्स, रीट्स और रेंटल इनकम हाउसिंग किस तरह पोर्टफोलियो में फिट की जाए। देखिए, बिल्कुल आपने कहा, जो रीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, मैं हमेशा उसके पक्ष में रहा हूं। जहां आपको किसी भी प्रॉपर्टी का डिसीजन लेने में अगर दिक्कत आ रही है और आपको लगता है कि स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है या आपकी जो रिस्क टेकिंग है वो प्रॉपर नहीं है, बिकॉज बिल्कुल ठीक बात है कि आप एक अर्ली एज के अंदर किसी रिस्क को ले भी सकते हैं, लेकिन एक एज के बाद आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा रहे, उसके लिए रीट एक बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन फिर भी, क्योंकि जैसा आप इंडियन माइंडसेट को समझते हैं, जैसा आपने बताया कि आपके पेरेंट्स भी इस बात के लिए खुश हैं कि उन्होंने एक अलग से और घर लेकर उसको रेंटल पे दिया हुआ है, तो वो एक मेंटल पीस देता है, वो आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी देता है। आज प्रॉफिट इनकम कम है या ज्यादा है, मेरा रिटर्न कितना आया, मुझे लगता है शायद उनके लिए ये चीज उतना मैटर नहीं रखती जितना स्टेबिलिटी रखती है माइंड की। तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है। आज जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो बजाय वो किसी भी स्टॉक मार्केट में लगाने के या किसी अदर एसेट क्लास में लगाने के, वो प्रेफर करते हैं कि एक और घर खरीदें। और इस घर को खरीदने का एक और भी फायदा है। आज फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक घर खरीदा हुआ है और मुझे लगे कि मेरा घर वो सही रेट के ऊपर मैं उसे सेल कर पा रहा हूं और मुझे कोई और बेहतर ऑप्शन मिल रही है और मैं उस घर को बेच के किसी दूसरे घर में अगर मैं वो इन्वेस्ट कर लेता हूं, तो मुझे लगता है उसका एक टैक्स बेनिफिट भी मुझे कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये बहुत सारे रीजन है जो मुझे दूसरा घर करने के लिए, घर खरीदने के लिए कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद जगाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात जरूर आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहूंगा, होम लोन लेकर दूसरा घर खरीदने की बजाय कोशिश ये करें कि ज्यादा इक्विटी अपना लगाएं और थोड़ा बहुत अगर होम लोन उन्हें लेने की नीड है तो वो जरूर लें। अदरवाइज होम लोन लेकर रेंटल कमाने से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। चलिए, आपने बहुत ही बढ़िया राय दी है गुलाम और प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। हर परिवार एक घर में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।